Hi Mayank, thanks for joining the Hello. call. Thank you. Thank you so much for having me here. Okay, great. तो जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, मयंक इज द फाउंडर ऑफ ओ रीजन, जो कि एक फूड टेक्नोलॉजी ऐप है एंड उनका मेजर एम्फेसिस है ट्रेडिशनल फूड पे फोकस करना। नाउ मैं इसमें डिटेल में मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता। सबसे पहला मेरा सवाल है, ओ रीजन क्यों और क्या है ये ओ रीजन? ओरिजिन क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाई डज आवर ब्रांड एग्जिस्ट? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन बेसिकली इज अ नेम ऑफ आवर ब्रांड, इट इज अ वर्ड प्ले ऑफ ओरिजिनल, रीजनल एंड ओरिजिन। तो और रीजनल। या इट्स ओरिजिनल, या इट्स रीजनल, क्योंकि आपको समझ में आएगा अभी कि क्यों रीजनल और एंड ओरिजिन, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इट्स अ वर्ड प्ले जो हम लोगों ने सोचा है कि इसको कैसे आगे लेके जाना। तो बेसिकली महाराष्ट्र में एक रीजन है विच इज द विदर्भ रीजन। विदर्भ रीजन जो सेंट्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो बैठता है, वो कुछ ऐसी चीजों के लिए वेल नोन है, जो जो हमको सुन के नहीं अच्छा लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फार्मर सुसाइड। मतलब विदर्भ हैज द हाईएस्ट फार्मर सुसाइड इन द होल वर्ल्ड। देन इट हैज द हाईएस्ट वाटर स्केर्सिटी, क्योंकि यहाँ की जमीन, अगर आप कितना भी डिग आउट करोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर है पानी का। थर्ड है कि यहाँ के फार्मर्स जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बोलने से अच्छा कन्वेंशनल क्रॉप या फिर कन्वेंशनल फार्मिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे सोयाबीन हो गया, चना, और कॉटन। तो और बाकी और फार्मर्स सफर इसके कारण करते हैं कि उनको राइट टाइम पे राइट प्राइस नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। जो भी प्रॉब्लम से वो लोग गुजरते हैं, इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर द फार्मर्स, मतलब विदर्भ रीजन। तो हम लोगों ने छोटा सा एक प्रयास सोचा इस पे कि यहाँ पर ना एक फार्मर है, जैसे इनका नाम है सच्चिदानंद तड़वेकर करके। तो ही वॉज प्रैक्टिसिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। हम लोग काफी रैंडमली मिले थे उनसे। मतलब मैं जॉब कर रहा था वो टाइम पे, और वर्क फ्रॉम होम था। तो ऐसा कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे पहले से ही कुछ करना था। तो मैं रैंडमली जैसे विलेजेस हो गए, और फार्मर्स से मिलना, कुछ एग्जीबिशंस में उनके जाना, या फिर कोई सीड फेस्टिवल में जाना और उनसे इंटरेक्ट करना। तो मैं प्रॉब्लम्स के इसमें था, सर्च में था कि कोई प्रॉब्लम पे हम लोग कैसे बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करके एक फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, उससे हमें इंट्रोड्यूस किया। और जैसे उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया, हमको समझा कि ऐसे टाइप की जो फार्मिंग है, आ, ये ऐसे रीजन में इतने सारे फार्मर्स है जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और खुद कहीं ना कहीं पे खुद से चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, बट इन अ मॉडर्न वे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसे फार्मर्स के कुछ क्रॉप्स जो हमारे लैंड के लिए सुटेबल है, जैसे फ्लैक्सीड हो गया, ग्राउंडनट हो गया। इधर की जो लैंड है, इट्स अ सेमी एरिड लैंड, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हाई टेम्परेचर है। और यहाँ की जो लैंड सुटेबिलिटी है, कुछ ऐसे ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए इतनी सुटेबल है कि यहाँ पर उसका कल्टीवेशन जो होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमने फार्मर्स से बात करना शुरू किया और उनको बोला कि हम लोग कुछ ऐसे क्रॉप्स सोच रहे कि हम लोग आप हमारे लिए लगाओ, और हम उसी में से किसी कितने कुछ कुछ फार्मर्स को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग एज अ ओरिजिन कोई एसेट ओन नहीं करते, इट्स एसेट लाइट मॉडल, बट वी ट्राई टू कन्वर्ट आवर फार्मर्स फ्रॉम बीइंग अ फार्मर टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर। देन वी हैव वी हैव आवर ओन क्वालिटी चेक सिस्टम। वो क्वालिटी चेक के थ्रू हम लोग वो प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो ब्रांड है ओरिजिन, जो विदर्भ रीजन से निकला हुआ ब्रांड है, जो एक फार्मर्स को सिर्फ
मतलब विदर्भ को लोगों ने सिर्फ यही एंगल से ना देख के कि सुसाइड है और काफी कन्वेंशनल फार्मिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग बहुत एक स्मॉल ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे फार्मर को ट्रेडिशनल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करने का, उन्हीं फार्मर्स को माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने का, और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके हम लोग कैसे क्रॉप्स को और उनके प्रोड्यूस को प्रोक्योर कर सकते हैं और हमारे ब्रांड में बेच सकते हैं, तो हम लोग ये करते हैं। सो इट्स सो तो वही है कि हम लोग थोड़ा रीजनल डेलिकेसीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स बिन हम लोग बहुत सालों से नहीं है एक्चुअली मार्केट में, हम लोग इट्स बिन 1.5 year we are into the market, but yeah, we are trying our best to serve both the sides, farmer side also and the consumer side. जब आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर, आपने एक वर्ड यूज किया एंड आपने इसे एम्फेसाइज किया कि कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ के ये आप फोकस कर रहे हो ट्रेडिशनल या फिर शिफ्ट ऐसी चीजों में करना जो कि उस लैंड के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होगा, जैसे आपने फ्लैक्सीड बोला और सारी चीजें। तो ये कैसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर जब आप बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, माइक्रो एंटरप्रेन्योर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि फार्मर, हम लोगों ने ये भी एक प्रॉब्लम देखा है फार्मर में कि फार्मर कहीं ना कहीं पे बहुत सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है कि अब फार्मर अगर सपोज क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है, तो वो अगर क्रॉप बेच रहा है, तो क्रॉप बेचने के बाद जो उसके पास जो रेवेन्यू या फिर पैसा आता है, वो उसी से उसको पूरा साल चलाना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये चीज ऐसी सोची कि हम लोग फार्मर्स के एंड पे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि फार्मर को पता है कि फूड प्रोसेस कैसे की जाए। क्योंकि अब जो वुड हम लोग अगर ऑयल वुड प्रेस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वुड प्रेस मेथड ना फार्मर के लिए कोई नई मेथड नहीं, ये हमारे लिए नया है। वो तो उनके ग्रैंड फादर फोर फादर्स के टाइम से सिर्फ यही ऑयल जो है वो कंज्यूम करते आए हुए हैं। और अभी जो नए जितने भी ब्रांड्स आए जिन्होंने काफी, जैसे मार्केट में काफी अडल्ट्रेशन से बहुत सारे ऑयल्स जैसे सोयाबीन ऑयल उन्होंने मार्केट में पेनिट्रेट कर दिया, विच इज नॉट इवन अ ऑयल सीड। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन के सीड में 10-12%, 15% तक का ऑयल कंटेंट होता है। तो अगर सोयाबीन को अगर वो एक ऑयल के फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं मार्केट में, तो आप समझो कि ये जितनी भी बड़ी कंपनी है, इन्होंने कितना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। हम तो वैसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस वही बोल रहे कि फार्मर्स को हम लोग बोलेंगे कि आपके हिसाब से जैसे हमारे जो एक फार्मर है, उनके पास एक ऑयल सीड क्रश करने की एक मशीन थी, जो जिसको हम लोग वुड प्रेस मशीन बोलते हैं। तो वो लोकली पहले वो ऑयल सेल करते थे, बट फॉर अ टाइमिंग उन्होंने वो बंद कर दिया। हम लोगों के एरिया में काफी ऐसी ऑयल सीड और वुड प्रेस की मशीन से जो बंद हो गई है, और वो फार्मर्स को सेल आउट नहीं करते आता है। तो हमने उनको बोला कि आप हम ही आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेंगे। फार्मर्स का एक एफपीओ है, बहुत सारे फार्मर्स का ग्रुप है, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोक्योर करें, और आप उसको प्रोसेस करो, हम आपको पैसा देंगे, और हम आपको कमिटमेंट भी देंगे कि हम महीने में आपसे 50 लीटर, 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, हमसे जितना होगा हम लोग उतना, मतलब उतना हम लोग प्रोक्योरमेंट करने का कोशिश करेंगे। फार्मर वॉज रेडी, फार्मर बोले कि बहुत अच्छा है, अगर मुझे क्वांटिटी का कमिटमेंट मिलना है तो आप क्वालिटी, तो मुझे पता है कि इसको कैसे मेंटेन करनी है। इवन ही नोज अबाउट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल या फिर रॉ इंग्रेडिएंट। तो जैसे हम लोगों ने उनको बोला कि आप हमको ऑयल दो, तो हमारी ये पहले पहले 5-6 महीने तो हमारी प्रोक्योरमेंट कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं, हम 20 लीटर 30 लीटर भी प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर पाते थे या फिर खरीद नहीं पाते थे उनसे। जहाँ पर आज हम लोग उनसे आराम से 500 लीटर्स के आसपास हम लोग ऑयल जो है वो प्रोक्योर करते हैं। और खुशी की बात यह है कि जो फार्मर एक मशीन भी नहीं चला सकता था, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर एक मशीन भी नहीं चला सकता था, और उसने वो यूनिट उसका बंद कर दिया था, आज उसके पास दूसरी मशीन है। एंड नाउ ही हैज, अभी वो 3-4 दिन पहले तमिलनाडु गए थे, और ही इज प्लानिंग टू प्रोक्योर द थर्ड मशीन एज वेल। तो धीरे धीरे होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं इसको, कैपेसिटी बिल्डिंग पे हम लोग बहुत काम करने की कोशिश करते हैं, और हम स्क्रैच से काम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को हम लोग ग्रो करेंगे, और हम लोग एक ही माइक्रो एंटरप्रेन्योर पे डिपेंडेंट नहीं रह के हम लोग ऐसे बहुत सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, और ये मॉडल को सेंट्रलाइज ना बनाते हुए डिसेंट्रलाइज मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे, जहां पर रॉ मटेरियल क्वालिटी चेक, फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी चेक, मतलब उसके फाइनल प्रोडक्ट के क्वालिटी एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलने के बाद ही
दैट ऑयल विल कम टू आवर वेयर हाउस एंड फिर यहाँ से वो कंज्यूमर को शिफ्ट होगा। और हम हमारे वेयर हाउस में भी सिर्फ 15 डेज का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। हमको पता है कि हम 15 दिन में कितना बेच सकते हैं, और उसी हिसाब से लास्ट 15 डेज का ही जो प्रोडक्ट है या फिर बैच है वो कंज्यूमर को जाता है, ताकि कंज्यूमर को भी फ्रेश ऑयल या फिर फ्रेश घी और बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो मिलना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू वर्क। हम लोगों ने बहुत पूरा भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक फुल प्रूफ सिस्टम कैसे बना सकते। सो इस केस में आप डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्यूर करते हो, उसको वेयर हाउसिंग पे लाते हो, फिर वहां पे पैकेजिंग करते हो बेसिस ऑन द जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, इज इट? राइट, एब्सोल्युटली। आपने एक वर्ड यूज किया सर, जीरो बजटिंग, ये क्या है आखिर? जीरो बजटिंग या फार्म? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैसे हम लोगों ने ना काफी टर्म सुनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ रीजेनरेटिव फार्मिंग, सस्टेनेबल सर। फार्मिंग। उसी में से ये कॉन्सेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, द टर्म इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो फार्मर अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सीखता है, इसका मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, काउ डंग से लेके मिल्क, उसके बाद जो भी चारा और जो बचता है फार्म से निकलने के बाद, उसी का ही वो लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिसको जीवामृत बोलते हैं, घनामृत बोलते हैं। जिसको जो एक पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड में हम लोग नीमरी अस्त्र जिसको बोलते हैं, कि वो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी, जैसे लेमन हो गया, स्वीट लाइम हो गया, ये सब यूज करते हैं, हम नीम अस्त्र बनाते हैं और वो हम लोग फार्म पे अप्लाई करते हैं। फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स भी हम लोग खुद से फार्म में प्रिपेयर करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बाहर से या फिर स्टोर से खरीद के नहीं लाते हम लोग, जिसको दशपर्णी अर्क और ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे खरीद के लाया जाता है स्टोर से। इवन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर गेटिंग सोल्ड ऑन द स्टोर शेल्फ। बट हम लोग कोई भी जो फार्म में लगने वाला इनपुट है, हम लोग कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदते। हमारे फार्मर्स जो है वो इनपुट फार्म में ही बनाते हैं, और वो फार्म में ही एप्लीकेशन होता है उसका। इसके वजह से उसको अपने इनपुट्स बनाने में जो कॉस्ट आती है वो ऑलमोस्ट जीरो आती है। तो इसके लिए इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है। तो हम लोगों को एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत ज्यादा, जब हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग वाकिफ नहीं होते ये। तो हम लोग जब घूमते हैं, हमारे फार्मर्स जो है, हमारे फार्मर्स में हमको ये पता है कि ऐसे क्या होता है ना, कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जितने ज्यादा आप यूज करते हो, अ, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो कंपनी बनाती है, वो ना फार्म लेवल पे जाके कंपनीज को ट्रेन करती है। उनके ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। वो बोलते हैं कि हम आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपके क्रॉप की इफिशियंसी है, हम आपका 100% से बढ़ा देंगे। अगर आप पर एकड़ आप अगर 2 क्विंटल आप प्रोडक्टिविटी ले पा रहे हो, 2 क्विंटल की प्रोडक्टिविटी है, और अगर एक फार्मर के पास 3 एकड़ लैंड है, तो 6 क्विंटल अगर सपोज उसका कल्टीवेट होने वाला है क्रॉप। तो यही, तो ऐसी जो कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल बोल रहे, ये ऐसी, हाँ, कन्वेंशनल कंपनी जो है, जो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर जो बनाती है, वो फार्मर्स को कमिटमेंट देती है कि हम 6 क्विंटल से 12 क्विंटल कर देंगे आपका, आप ये यूज कर लो आपके कम खेत में। आप ऐसे कुछ केमिकल्स यूज कर लो जिससे आपके क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपका क्रॉप दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, और ये सब। और ये सीड सीड से लेकर, जैसे सीड्स में भी जीएमओ नॉन जीएमओ होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वहां से कंपनीज जो है वो इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरने की कोशिश करते हैं, और फार्मर ना वो लूप में फंस जाता है इनका। तो क्या होता है कि ये सारी चीजें इतनी हार्मफुल है, इतने हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हम लोग फार्म में अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इसका फार्मर्स के लाइफ पे भी बहुत इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि फार्मर्स जो है वो डायरेक्ट इन हजार्डस केमिकल के कांटेक्ट में आता है। तो कहीं ना कहीं पे हम और फार्मर दोनों ये इकोसिस्टम में सफर करते हैं, ऐसा। बट बट हमारे एक फार्मर है, सुनील काळे करके। मैं आपसे कभी उनको मिलवाना चाहूंगा, और आप बहुत ज्यादा डिटेल में कभी आप उनसे बात करना कि आपको क्या लगता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेके, और आपको ऐसा लगता है क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है?
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने के बाद, तो वो आपको उल्टा जवाब देंगे। वो बोलेंगे कि उल्टा मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। क्यों? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर मैं एक सेम ही चीज को, मेरी मेरी फार्म इतनी अडल्ट्रेटेड और पोल्यूटेड हो चुकी है केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल डाल के, अगर मेरे को जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है और मुझे ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स लैंड से फ्लश आउट करने, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 5 years। इतनी इजी प्रोसेस नहीं है ये। तो मुझे, अगर मैं ये प्रैक्टिस अडेप्ट कर रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस के साथ मुझे रहना पड़ेगा। क्यों क्यों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं लेने के लिए? तो इसी मतलब ये रीजन नहीं है उसका कि मतलब आप 1 साल जीरो, आप 1 साल केमिकल फार्मिंग कर लो, दूसरे साल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो और आपका लैंड जो है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप वही फार्मिंग को अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी भी आता है। क्रॉप क्रॉप काफी प्योर होता है, बहुत सेफ होता है प्रोक्योर करने के लिए, कंज्यूमर के लिए भी सेफ होता है। और इसके बेनिफिट्स तो है ही, डायरेक्ट बेनिफिट्स है। पूरे इकोसिस्टम के लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर मैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। तो ये जो आपका, चूंकि आप फार्मर के साथ डायरेक्टली काम करते हो और द सेम टाइम ऐसा होता है ना, कई बार लगता है क्योंकि फार्मर जो चीजें कर रहे हैं काफी सालों से कर रहे हैं, अब यहाँ पे कोई आपके एज का बंदा आके उनको कुछ सिखा रहा, तो वो कितना आसान था या कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि फार्मर्स को लगता है यार आज का जुम्मा जुम्मा बच्चा है, आज मेरे को आके ज्ञान दे रहा है। तो ये कितना आपके रेलेवेंस था उनको कन्विंस करना कि भाई ये कुछ सही तरीका है, सारी चीजें दैट जो कि आप करने की कोशिश कर रहे हो, एंड सो एंड सो फोर्थ, आपके लिए हाँ, स्पेसिफिकली? हाँ, हम लोग ना इसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे लिए चैलेंज तो रहा ही है। ऐसा नहीं है कि चैलेंज, बट चैलेंज हमारा थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक फाउंडेशन काम करती है जिसका नाम है कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन। तो जो जमनालाल बजाज है, हाँ, तो जमनालाल बजाज, आज हम लोग बजाज ग्रुप और बजाज इंडस्ट्री देखते हैं, वो इतनी बड़ी है। जिनके फोर फादर्स जो है जमनालाल बजाज, वो वर्धा में ही रहे पहले। मतलब अगर महात्मा गांधी सेवाग्राम में आके कुछ साल रहे, तो उनको जमनालाल बजाज ने ही इनवाइट किया था यहाँ पर रहने के लिए कुछ साल। तो तो कुछ ऐसे, तो वो जो, तो उनके वर्धा डिस्ट्रिक्ट के साथ रूट्स इतने स्ट्रांग है कि वो लोग खुद का एक एनजीओ यहाँ पर रन करते हैं जिसको केजेबीएफ बोलते हैं। इट्स कमल एंड जमनालाल बजाज फाउंडेशन, जिसके अंडर अराउंड 1500 to 2000 फार्मर्स है जो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो 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 हमारा काम ये था कि जैसे वहां पे मोस्टली फार्मर्स जो थे वो अ, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए जो कैश क्रॉप हो गई, जैसे उनको जितना जल्दी पैसा मिलता है अ, उतना सही है ना। तो हम लोगों को कन्विंस इस पॉइंट पे करना पड़ा कि आप ऑयल सीड लगा के देखो। अगर एक फार्मर 3 एकड़ में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, तो हम उनको ये कन्विंस करते थे कि आप 1 एकड़ में ही आप फ्लैक्सीड लगाओ, बाकी 2 एकड़ आपका जैसे चल रहा है आप वैसे चलने दो, बट ये 1 एकड़ का हम आपको कमिटमेंट देंगे कि हम आपका ये खरीद लें, ऐसा। और आप जब फार्मर को कमिटमेंट देते हो, तो आप फार्मर को कमिटमेंट मार्केट प्राइस पे कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि क्योंकि नेचुरल फार्मिंग इज ऑल मेहनत। उनका, अगर कोई भी टाइप की फार्मिंग में ना ब्लड एंड स्वेट जाता ही है, बट नेचुरल फार्मिंग अगर अगर किसी फार्मर ने अडॉप्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उनके लाइफ के 4 से 5 साल पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करना होता है उनको, ऐसा। तो हम तो हमने ऐसी फार्मर्स, तो जो जो क्रॉप्स हमको उनसे खरीदने थे, हम वो क्रॉप्स के लिए हमने उनको बोला कि हम आपको मार्केट प्राइस से 10%, 15%, 20% जितना हमसे होता है, हम ज्यादा भाव देकर खरीदेंगे। अगर फ्लैक्सीड का मार्केट प्राइस, अभी एपीएमसी का मार्केट प्राइस फ्लैक्सीड का होगा 62, 63, 64, ऐसे ऐसा करके प्राइस होगा अभी सपोज फ्लैक्सीड्स का। तो हम लोग हमारे फार्मर से 72, 74, 75 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, हम लोग वैसे उनसे प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं। और जब आप उनको कमिटमेंट देते हो, स्ट्रेट अप कमिटमेंट देते हो, तो दे आर
उनसे खुश नसीब, मतलब उनसे खुश कोई नहीं होता कि चलो हमको कमिटमेंट मिल गई और हम लोग अभी इसको करेंगे ऐसा। तो हम लोगों ने भी बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मेसिस्ट को स्टार्ट किए। हम लोग अभी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं फार्मर्स के अंदर। हम लोग अभी 100 फार्मर्स का एक क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे कुछ फार्मर्स जो सिर्फ हमारे लिए कल्टीवेट करें, बस। मतलब सिर्फ ऑयल सीड कल्टीवेट करे, शुगर केन कल्टीवेट करे, बाकी जो हम लोग और आगे के जो हमारी प्रोडक्ट्स की प्लानिंग है, जैसे कुछ मिलेट्स में हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिलेट्स कल्टीवेट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आई मीन चूंकि आप खुद इस इंडस्ट्री में काम करते हो, एक मेजर शिफ्ट देखा गया है, स्पेशली बहुत सारे बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर जो कि आपको काम कर रहे हैं ट्रेडिशनल फूड के लिए, जिसमें से एक आपने बताया मिलेट्स भी है, ये सब सारी चीजें। बट द सेम टाइम एक मेजर वॉल्यूम ऑफ द कस्टमर है पैकेज फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? एक उसकी मार्केटिंग बहुत सॉलिड होती है, दूसरी दे हैव अ ह्यूज कैपिटल, तीसरा व्हेन इट कम्स टू द अफोर्डेबिलिटी, आपके जो छोटे छोटे पैकेट्स बना के बेचते हो ना सर, तो वो आसान होता है कंज्यूमर के लिए खरीदना। तो ये सब सारे चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हो? आई एम श्योर ये आपके लिए भी इतना ही कॉमन होगा जितना एक बड़ी कंपनी। फर्क इतना है कि ट्रेडिशनल जैसे आपका आइटम्स भी है काफी पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब आपका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप प्रिजर्वेटिव भी ज्यादा यूज नहीं करते होगे। हाँ हाँ, तो मैं कुछ चीजों पे क्लैरिटी देना चाहूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जैसे ओरिजिन ब्रांड के अंदर भी 7 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 वेरिएंट है हमारे ऑयल के, जिसको हम वुड प्रेस ऑयल बोलते हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं। तो फ्लैक्सीड जो हमारा सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट में, इससे हम जाने जाते हैं मार्केट में कि फ्लैक्सीड ऑयल अगर लेना है तो ओरिजिन का लेना है। मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और सेसमे ऑयल। और बाकी हमारे जो 3 प्रोडक्ट है वो जैगरी है, हनी है और गिर काऊ घी है। अ, हम हमारे कोई भी प्रोडक्ट में 0.1% भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। तब भी हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 1 साल की है। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम लोग रॉ इंग्रेडिएंट से लेकर तो इसकी प्रोसेसिंग तक हम लोग पूरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ही फॉलो करते हैं। अगर आप जैगरी देखोगे तो जैगरी ना हमारी काफी ब्लैक है। अभी मैं वेयर हाउस में हूँ और मैं आपको जैगरी दिखाना चाहूंगा, मैं थोड़ी देर से दिखाता हूँ आपको यार। सो या आई हैव, तो ये देखो, ये जो जैगरी है ना, इट्स ऑल ब्लैक, ठीक है। ओके। ये ब्लैक तभी हो सकती है जब ये जैगरी में ना आप कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करो। ओके। जैगरी में जैसे जैगरी मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, जो कहीं ना कहीं पे जैगरी को मास प्रोडक्शन में लेके जाते हैं और उसको वही जैगरी को वो कहीं ना कहीं पे येलो बनाते हैं। हमारे जैगरी पे यू वोंट बिलीव हम लोग ओकरा भिंडी पल्प यूज करते हैं एज ए क्लैरिफाइंग मीटर। तो जिससे हमारे जैगरी प्रोसेसिंग के वक्त जितनी भी इम्प्यूरिटीज है वो इम्प्यूरिटीज निकलती है। और आप ये जैगरी को जितना ज्यादा देर रखोगे प्रिजर्व करके, ये उतना ही ब्लैक टर्न होगा। या सो दिस इज द मैजिक। मतलब अगर आप कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते हो या फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को कहीं ना कहीं पे आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स से आप अगर उसको रिप्लेस करते हो, तो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, कम नहीं होती। फिर जैसे मार्केट में काफी सारे गिरकाऊ घी है, आ रहे हैं, है ना। बट बट हमारे जो फोर फादर्स है, हमारे जो दादी माँ है, जैसे मेरी मम्मी भी, मैं बचपन से घर पे ही घी बनते हुए देखता हूँ। तो मेरी मम्मी क्या करती, जो बीटल लीफ होता है, खाने का जो पत्ता होता है, वो घी बनाते हुए घी में डाल देती है। तो उसको पूछता था कि क्यों डाल रहे हो आप ये? तो बोलते हैं कि घी का ना स्मेल, जो एरोमा होता है ना, वो बहुत एनहांस होता है इससे, और घी की ना शेल्फ लाइफ बढ़ती है। वही हम लोग हमारे गिरकाऊ घी में करते हैं, जो हमारा A2 गिरकाऊ घी है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके देखोगे तो हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया कि हमारा घी इज नॉट अ नॉर्मल A2 घी, इट्स अ बीटल लीफ घी। क्यों? क्योंकि यही बीटल लीफ घी जो है वो आपको 1 साल की शेल्फ लाइफ देता है। इससे इससे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ती है अपने आपके घी में, आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट का एरोमा बढ़ता है, टेक्सचर ये होता है, एनहांस होता है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट को ना स्पेशल बनाती है।
और कहीं न कहीं पे हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अगर कंज़्यूमर को कुछ चीज़ कमिट कर रहे हैं, तो वो स्क्रैच से लेके इट शुड बी नेचुरल अलोंग विद द प्रोसेस भी ट्रेडिशनल ही होनी चाहिए। और प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, वो प्रोडक्ट को लैब टेस्ट करने के बाद कस्टमर तक वो पहुँचे। तो ऐसी सब चीज़ें जो है हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी को लेके, क्योंकि फूड इंडस्ट्री एक ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस तो हैं, बट उसमें भी फ्लॉज बहुत हैं और उसको लेके वायलेशंस इतने सारे हैं भर के बॉस कि ट्रांसपेरेंसी को लेके बड़ा हमेशा एक डाउटफुल रहता है। तो अभी ऐसा हो गया कि बहुत कोई आप जितना भी बोल लो भाई, होता है ना कि अब चीजें सुधर नहीं रहे तो लोग उसको स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाई अब चीजें क्या ही करें, जो है उसको खाना पड़ेगा। तो हाउ डू यू सी, आई मीन आपके जैसे ब्रांड, अब ऑनेस्टली पूछो, आपने भी बोला फूड ट्रेसेबिलिटी हो गई, आपकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपने ट्रेडिशनल मेथड बोला, सारी चीजें, बट द सेम टाइम कंज्यूमर का बिहेवियर धीरे धीरे होता है एक्स्टम्ड टू कि भाई अब जो है सब है, दैट्स इट। तो ये किस तरह से शिफ्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू विथ न्यू बिजनेसेस जो कि आप जैसे बिजनेसेस आ रहे हैं? हाउ डू यू सी, कुछ मेजर शिफ्ट हुआ है कंज्यूमर के बिहेवियर में आपके परचेज बिहेवियर को देख? देखो अभी इसमें ना मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ ये सवाल को बहुत ऑथेंटिकली आंसर करने के लिए। बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि अगर मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग तो कंज्यूमर हमेशा ओरिजिन ये ब्रांड क्यों प्रेफर करते प्रेफ़र हैं, करता प्रेफर। है ना? हाँ, क्यों प्रेफ़र करता है? तो मतलब मैं इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत कोशिश की ब्रांड में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की। अगर मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं उस चीज़ को ओन करता हूँ और मैं वो चीज़ मेरे प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और हम लोग कंज्यूमर को हमारे फार्मर से लेकर तो हमारी जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, उस चीज़ में इतना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत बहुत सारे पोस्ट में आप हमारे देखोगे सोशल मीडिया में, हम लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं प्रमोट कर रहे होते। हम लोग उनको सिर्फ अवेयर कर रहे होते हैं कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो क्या है और हम जो ऑफर कर रहे हैं वो क्या है। इतना डिफरेंस है उसमें। अगर मैं सपोज आप हनी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हनी इज अ वेरी अडल्टरेटेड मार्केट, बहुत अडल्टरेटेड। करेक्ट। मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। ऐसा बोला जाता है कि हनी का जो प्रोडक्शन है ना, वो फ्लोरल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, रिसेंटली आई थिंक हार्डली 6 महीने पहले की बात है, मैंने हनी का एक पूरा डाबर का एक बॉटल लिया था। वो इतना मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा लगने लगा, क्योंकि मैं शुगर कंज्यूम नहीं कर रहा था, मुझे पूरा फेंकना पड़ा। क्योंकि जब मैंने पूरा लेबल पढ़ा, तो बस आपने तो 1000 kg के 1000 ग्राम के जो पैकेजिंग है उसमें 200 ग्राम तो सिर्फ शुगर है। यही यही है ना, जैसे आप अवेयर हो उस चीज़ को लेके, आपको समझ में आ गया कि आपने कोई ब्रांड का हनी लिया है, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो फ़ील हो रहा है आपको कि उसमें शुगर है। तो अभी वो आपको जैसे वो फ़ील हुआ है, ऐसा ही कंज़्यूमर बिहेव कर रहा है। जैसे-जैसे उसको समझ में आ रहा है कि अगर कोई मार्केट में इतना मास प्रोडक्शन में अगर कोई हनी प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट्स नॉट द राइट हनी वी आर कंज्यूमिंग। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि फ्लोरल प्रोडक्शन पे हनी डिपेंड करता है, क्योंकि हनी बी जो होती है वो वही फूल का नेक्टर कलेक्ट करके जो है वो अपने बी हाइव में डालती है और उससे जो हनी का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। तो जितना हनी इंडिया कंज्यूम करता है उतना फ्लोरल प्रोडक्शन भी नहीं है इंडिया का। तो बाकी हनी हम ला कहाँ से रहे हैं? तो जैसे फ्रुक्टोज सिरप हो गया, सुक्रोज सिरप हो गया, हम लोग काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज से वो इम्पोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे हम लोग उसको हमारे हनी में जो है वो अडल्ट्रेट कर रहे हैं और वो बेच रहे हैं। बड़ी कंपनी जिसको बेच इसके लिए पा रही है, वो कहीं ना कहीं पे मैं उन कंपनीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा कि वो बहुत ही अडल्ट्रेटेड। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीजें भली खाने के लिए अच्छी ना हो, पर वो परमिसिबल लिमिट में यूज कर रही हो, इसके लिए उनका जो प्रोडक्ट, इसलिए उनका जो पैकेजिंग है या फिर प्रोडक्ट है वो पास हो जाता होगा एफएसएसएआई के रूल्स में। बट हम लोग वो भी चीज में बिलीव नहीं करते। जैसे हमारा हनी जो हो गया, वो हम लोग फॉरेस्ट हनी, जैसे महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जो ट्राइबल बेल्ट है,
वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हैं, हम उनके साथ काम करते हैं हनी के लिए। तो हमारा जो हनी है वो जो है वो फॉरेस्ट हनी है। जो एपिस डोरसेटा नाम की जो बी है, वो वो हमारा हनी कलेक्ट करती है। फिर जो हमारे ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल्स वो हनी को अ, जो है वो एथिकल मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको हम लोग एक थिन मेश ऑफ कॉटन से फिल्टर करते हैं और हमारी बोतल में भर के हम उसको बेचते हैं। तो That's it. जित दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब जितना, तो इससे हम लोग कभी ये कमिट नहीं कर पाएंगे कि हम लोग ना 5,000 किलो हनी बेच 5,000 जो केजी है वो हम हनी बेच देंगे, हम लोग 10 टन हनी बेच देंगे, हम लोग 50 टन हनी बेच देंगे, नहीं। क्योंकि हम हनी उतना बेच ही नहीं सकते। हम लोग हनी उतना ही बेचेंगे जितना हमारी कैपेबिलिटी और हमारा फॉरेस्ट है और हमारी बी है वो उतना अलाउ करेगी, हम लोग उतना ही हनी बेच सकते हैं। तो वो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं पे क्या हो गया ना कि इस चीज को लेके अभी कंज्यूमर में अवेयरनेस ऐसा बढ़ रहा है कि आप ना कंज्यूमर को ना कंटिन्यूअसली अवेयर बिल्कुल। करो, उसको एजुकेट करो, उसको आप उनको बोलो। जैसे मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि जैसे हम हमारे कंज्यूमर को इसी हिसाब से एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो बेच रहे हैं वो हम लोग कैसे बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, हम लोग उसको ला कहाँ से रहे हैं, मार्केट हनी वर्सेस हमारे हनी में क्या डिफरेंस है। और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि हम लोग बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है आज हम लोग का, करोड़ों में टर्नओवर है। बट हाँ, हम जितना भी महीने का रेवेन्यू करते हैं वो हमारे के मार्केटिंग के कैपेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। हम लोग जो लेवल का हम लोग कंटेंट बनाते हैं कंज्यूमर के लिए, और हमारा जो रिटेंशन रेट है वो आज भी 45-50% के आसपास का रिटेंशन रेट है कंज्यूमर का। तो ये तो यही शोकेस करता है कि कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर जो है वो क्वालिटी की रिस्पेक्ट कर रहा है, और ना कि प्राइस को देख रहा है। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट में प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर को ही हम लोगों को नहीं, प्राइस कॉन्शियस बोल रहे, क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर को ही हम लोग टैप कर सकते हैं, प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर को नहीं कर सकते। तो हमारा जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं पे प्रीमियम बोल सकते हो उनको, जैसे प्रीमियम मार्केट सेगमेंट हम लोग केटर करते हैं। हमारा मैक्सिमम जो कंज्यूमर बेस है वो टीयर 1 और टीयर 2 सिटी में ही लाया करता है। तो हाँ, ऐसा है। सो इट्स अ प्रैक्टिस एक्चुअली। इट्स नॉट समथिंग जो आप 1 या 2 साल में और 6 महीने में करोगे। कंज्यूमर ब्रांड बनने के लिए टाइम लगता है, और डिपेंड भी करता है कि आपके पास कितना पैसा है, और आप आपके आपके फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप आपकी हर एक चीज प्लान करते हो। तो यही है, मतलब दिस इज हाउ वी आर रनिंग। नहीं, टोटली टोटली, आई मीन आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम मुझे ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड है कि यह चीजें पता हो रही है लोगों को, बट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रेगुलेशंस वैसे स्ट्रिंजेंट नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ऐसा हो सकता है इसमें, क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको कि जो कंपनीज अभी मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रही है वो प्रोडक्ट्स गलत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं पे वो प्रोडक्ट्स में जो भी अडल्ट्रेशन हो रहा होगा, या फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और ये सब यूज हो रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं पे परमिसिबल लिमिट के अंडर हो रहा होगा। इसके वजह से जो एफएसएसएआई के जो मैंडेट्स है उसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आसानी से बैठ जाते हैं। और दूसरा, इसमें मुझे ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपने मैंडेट बहुत स्ट्रिक्ट कर लेगी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जैसे हमारा इंडिया है वो 85% जो है वो गांव में बसता है ना, जिनकी जो मिडिल इनकम या फिर लो इनकम पे डिपेंडेंट है। तो फिर उन लोगों को हम लोग प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि हर एक कंपनी नेचुरल, जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल हो गया, घी उस हिसाब से बेचने लग गई, तो फिर वो कॉस्टिंग में भी नहीं बैठता है बिल्कुल भी। तो ये भी कहीं ना कहीं पे रीजन हो सकता है कि हमको प्रीमियम कंज्यूमर को ना ध्यान में रखते हुए जो 85% जो हमारी जनता है जिन तक हमको प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो वो उसको भी ध्यान में रखते हुए वो शायद से कुछ मैंडेट्स जो है वो डिसाइड करते होंगे, और ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो मुझे उसी पे इसी इसी लाइन पे एक और सवाल है, चूंकि हम लोग प्राइसिंग की बात कर रहे हैं,
तो जनरली अगर मैं गलत नहीं, ट्रेडिशनल तरीके से जो फूड बनता है या फिर जो भी आपके फूड मटेरियल बनते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे जानकारी के लिए, वो शुड बी चीपर देन द गोइंग थ्रू द प्रोसेस्ड फूड, इजंट दैट? तो उस केस में आपके ट्रेडिशनल फूड्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल फूड मटेरियल्स हो गए जो आपने प्रोसेस बताया, एक एक जो पुराने तरीके से चलते आ रहा है, वो थोड़ा सा और सस्ता होना चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर वे राउंड जो मशीन के थ्रू प्रोसेस्ड होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? इज इट क्योंकि ये यहाँ पे मैनुअल रिसोर्स बहुत ज्यादा लगता है या फिर कुछ और रीजन है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे मैंने आपको सोयाबीन ऑयल का एग्जांपल दिया था पहले, तो सोयाबीन ना काफी सस्ता क्रॉप है, जो फार्मर्स से जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं वो 50-55 रुपए किलो में ले लेते हैं। उसमें आप समझ लो 50-55 भी नहीं, 35 या 40 रुपए किलो में फार्मर से लिया जाता है। उसमें नॉट मोर देन 10-12% ऑयल होता है। और बड़ी-बड़ी कंपनीज बहुत सारे केमिकल्स उसमें अडल्ट्रेट करके, जैसे पाम ऑयल उसमें डाल दिया और बाकी सारे ऑयल से अडल्ट्रेट उसको कर दिया, और उसको ऐसे टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि जिससे जिससे वो सीड जब क्रश होता है और वो क्रश होके जब ऑयल निकलता है, तो वो प्लांट कम से कम 80-90% इफिशियंसी पे काम कर रहा होता है वो टाइम पे, है ना? तो जैसे अगर सपोज ग्राउंडनट में ग्राउंडनट जो है वो 40% के आसपास उसमें ऑयल कंटेंट होता है। अगर कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है ऑयल की, जो अगर ग्राउंडनट को प्रोसेस कर रही है, तो वो उसमें का पूरा 40% भी ऑयल निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि उनकी जो प्रोसेस है वो लेवल की बिल्ड की गई प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 100-120 डिग्री तक के जाता है। ऑयल सीड वो लेवल पे हीट होके उसको क्रशिंग होके उसमें ऑयल निकलता है, फिर वो बाकी सारे ऑयल से अडल्ट्रेट होता है, और वो कहीं ना कहीं पे उसकी जो प्राइसिंग है वो कॉस्टिंग में जो वो चेंज आ जाता है। आई बात अभी वुड प्रेस ऑयल की, जैसे अभी ग्राउंडनट का ही एग्जांपल लेते हैं। हम लोग लिटरली ग्राउंडनट ऑयल जो हमारे प्लांट में हम लोग जो चलाते हैं, वो 30% इफिशियंसी पे चलता है। आप समझ रहे हो कि अगर सपोज जहां पर 100 किलो ग्राउंडनट डाल के बड़ी बिग कंपनीज आर एक्सट्रैक्टिंग अराउंड 80 to 85 liters of oil. At the same time, if we are taking a batch of 100 kgs of groundnut, we are only able to extract around 25 to 30 liters of oil. तो अगर तो हम लोग उनसे, आप समझ लो, 200% लो इफिशियंसी पे काम करें, तो हमारी कॉस्टिंग जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो हम लोग फिर उसके हिसाब से हम लोग उसमें हमारी बॉटल की पैकेजिंग हो गई, जैसे हम लोग अगर ग्लास बॉटल में बेच रहे कोई प्रोडक्ट, हमारे बॉटल हो गया, उसके बाद हमारी पैकेजिंग हो गई, जैसे ये हमारी पैकेजिंग है, हम लोग ऐसे इसको पैकेज करके इसमें बारकोड वगैरह लगा के हम लोग कंज्यूमर से शिपिंग चार्ज भी नहीं लेते, अगर एक सर्टन अमाउंट के ऊपर अगर उन्होंने ऑर्डर किया है तो ऐसा है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आर एमआरपी एज पर आर कॉस्टिंग, कि हमको क्या लगता है कंज्यूमर तक मटेरियल पहुंचवाने में। तो फिर ऐसा है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नो सेंस, बिकॉज एक जगह आप पूरे के पूरे मशीन के थ्रू हायर एफिशिएंसी पे काम करा रहे हो, एक तरह मोर ऑफ ए मैनुअल ड्रिवन, द सेम टाइम उस एफिशिएंसी को तो ऑब्वियसली रीच करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत। मे बी लेटर पार्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास ऐसा कैपिटल हो तब फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है, बट इमीडिएटली तो थोड़ा सा मुश्किल है। इमीडिएटली मुश्किल है, और बहुत सारी मशीन्स आने के बाद हम लोग की कॉस्टिंग इसी हिसाब से कम हो सकती है कि जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स से मटेरियल प्रोक्योर करें, और फार्मर्स को हम लोग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सेम प्राइस पे, कि जिसमें फार्मर्स के लिए भी वो विन विन सिचुएशन हो, मतलब कंपनी और फार्मर्स दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। और जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर से हम लोग वो मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम उनसे भी वो प्राइस पे फिर निगोशिएट करके हम लोग वो मटेरियल जो है वो ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट कैन गो अहेड। बट अभी फॉर शॉर्टर, मतलब इन द नियर फ्यूचर इट्स नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस। हम लोगों को अगर प्राइस रिड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों को हमारी ही पैकेजिंग में चेंजेस लाने होंगे। हम लोग जहाँ पर ग्लास बॉटल यूज करते थे, अभी हम लोग पेट बॉटल्स भी यूज करते हैं, ऐसा। तो
वो तो ग्लास बॉटल का प्राइस और पेट बॉटल के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और फिर उससे अगर ग्लास बॉटल अगर शिप करना है तो बहुत बड़ा बॉक्स हमको यूज करना होता है, क्योंकि उसको डबल प्रोटेक्शन देना है। अगर पेट बॉटल अगर हमको शिप करनी है तो इतना ही हमको शिपमेंट जो है वो पैक करना होता है, तो शिपिंग चार्जेस में और पर केजी शिपिंग चार्जेस में भी फिर हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क on our costing, but efficiency wise we can't inflate the efficiency of our product. End of the day, it again boil down to the supply and demand वाला गेम है. And of Absolutely. course, जब higher volume होगा, higher demand होगा, तो obviously you can somewhere play around the price as well. Yeah. एक 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 क्वेश्चन मेरा हमेशा मतलब जनरली ये सवाल मैं हर एंटरप्रेन्योर से पूछता हूँ. अगर कोई बडिंग एंटरप्रेन्योर है या फिर बट कोई somebody who wants to start something in the food tech industry, क्या स्कोप है करंटली इन इंडियन मार्केट? बिकॉज इतने सारे स्टार्टअप्स आए हैं फूड फूड एज इंटायर स्पेस में, एट द सेम टाइम इट स्टिल लुक्स लाइक भाई अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है टू वर्क अराउंड. I see it very positively because अभी जो एंटरप्रेन्योर्स ये चीज सोच रहे कि हमको इसमें कुछ करना है, हम भी एक टाइम पे वही फेज में थे कि हमको ये इंडस्ट्री में कुछ करना है, कुछ तो रिवॉल्यूशनरी काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर जब तुमको कहीं ना कहीं पे शिफ्ट होता हुआ दिखता है तो वो ना एक ट्रेंड बन जाता है, वो एक बिजनेस ना एक ट्रेंडी बिजनेस बन जाता है। तो वो रहता है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो। तो ये बहुत बेस्ट पीरियड है आज के टाइम का, जहां पर जितना आप क्लीन फूड पे काम करोगे। मैं बहुत एडमायर करता हूँ कुछ ब्रांड्स को, मैं उनके नाम भी लूंगा, जैसे द होल ट्रूथ फूड्स करके ब्रांड है, शशांक मेहता जिसके फाउंडर है। आई रियली लव द ब्रांड, आई रियली लव द वे दे पोर्ट्रे देमसेल्फ विद द ट्रांसपेरेंसी। उनका कंटेंट से लेकर एवरीथिंग, देयर पैकेजिंग, एवरीथिंग इज सो एक्सेलेंट। टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट हमारे कॉम्पिटिटर, अगर आप बिलीव नहीं करोगे, हमने उनको ही ये पूछा था कि हम आपके कॉम्पिटिटर बन के ही मार्केट में आना चाहते हैं, तो आप हमको क्या एडवाइस दोगे? तो सत्यजीत जो उनके ओनर है, मैं उनसे मुंबई के एक फार्मर्स मार्केट में मिला था, ग्रीन कॉप मार्केट करके लगता है मुंबई में, अपना बीकेसी में, जियो ड्राइव जो है, जियो वर्ल्ड ड्राइव का जो मॉल है उसके साइड में। तो वहां पे उनका स्टॉल था, तब मैं, मेरे फादर और मेरे को फाउंडर हम थे, और मैंने उनसे यही डिस्कस किया था कि हम आपके स्पेस में आना चाहते हैं। ही वॉज सो हैप्पी। तो बोलते कि आप हमारे जैसे प्रोडक्ट भी लेके आओगे ना तो भी हम लोग बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट दिस इंडस्ट्री टू ग्रो। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतना ज्यादा अवेयरनेस पे काम होगा। जैसे पुलगांव ना, जैसे पुलगांव इज अ वेरी स्मॉल टाउन जहां से हम लोग ये ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जब हम लोगों ने ये शुरू किया था तब माइट भी इतना लोगों को पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट नाउ एवरीवन नोज अबाउट आवर घी। जिन्होंने कभी बिलोना मेथड ये सुना भी नहीं था, जिन्होंने कभी कच्ची घानी की मशीन, कच्ची घानी का तेल अपने आंखों से नहीं देखा था, नाउ दे आर एबल टू सी द प्रोडक्ट। इसी को अवेयरनेस बोलते हैं। भले ही वो मार्केट से ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी इनकम के हिसाब से दे कैन बाय। बट बट आप जितना ज्यादा डिटेल में काम करोगे, जितना ज्यादा डीपली आप इस इंडस्ट्री को समझ के काम करोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। It's all about educating your customer and spreading the awareness about the product that you wish to supply to the market. मतलब आई थिंक, मतलब जिसने भी ये सोचा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी सोच सिर्फ सोच ही रहने दो, आप उस पे काम करो। जस्ट लेट इट गो, come to the market. Really a great place. If you have a great product, consumer will surely admire you. Consumer कंज्यूमर जितना लॉयल नहीं है उतना लॉयल है भी, ऐसा भी है। अगर इफ ही लव्स योर प्रोडक्ट तो वो 50 रुपए ज्यादा देके भी आपसे खरीदेगा। इफ ही लव्स योर कॉन्सेप्ट, इफ ही बिलीव्स इन यू, इफ ही बिलीव्स इन योर ब्रांड, इफ ही बिलीव्स इन द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, तो एब्सोल्युटली कंज्यूमर इज गोना स्टिक टू यू फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। टोटली इनफैक्ट ये एक मेजर ट्रेंड देखा गया है. एज लॉन्ग एज आप क्वालिटी को मेंटेन रखते हो, ऑलमोस्ट एवरी कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे सम एडिशनल प्राइस, क्योंकि वो एक मेजर हैक है, वो चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस हो कहीं भी हो. सो ऑफ कोर्स, एंड देन एज अ सेड, एंड जो कि आपने भी रीअफर्म किया कि फूड टेक इंडस्ट्री एक ऐसी है जो कि
बूमिंग है, कंसीडरिंग 140 करोड़ की जनसंख्या है यार, बहुत मतलब एक दो बहुत। कंपनी कभी नहीं कर And पाएगी people इससे। have money. People have money to spend on their health. Now people have realized it कि बाहर का कचरा खाने से तो कुछ हेल्दी खाओ, 10 साल ज्यादा ही जीने वाले हो। Now people have realized it. तो आपको उनको ये समझाने की जरूरत नहीं कि आप ये खाओगे तो आप ज्यादा जियोगे और ये सब। आप ये खाओगे, आप हेल्दी रहोगे फॉर योर लाइफ टाइम। बस इतना ही बोल दिए तो भी कंज्यूमर जो है एट द सेम टाइम आई थिंक अवेयरनेस ड्राइव जो है वो एक कांस्टेंट पुश है, जो कि दोनों गवर्नमेंट एंड द सेम प्राइवेट फर्म्स की तरफ से आना चाहिए, जो कि आपने भी बोला इससे लॉन्ग टर्म गेम है, ऐसा नहीं है कि भाई शुरू किया बंद किया, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम स्पेशली इन द कंज्यूमर इंडस्ट्री. So yeah, thank you Mayank for those highlights because especially zero farming, उसके बाद जिस तरीके से आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, of course it's a need of an hour. सेकेंड जो आपने बोला बहती गंगा में हाथ धो चलो, वो तो आपने एक फ्लो में बोल दिया, बट दिस इज अ वन टाइम दैट इफ somebody wants to explore in the food as an industry, हमें ये समझना होगा कि अगर हम 1% भी छोड़ो, 0.5% जो मार्केट को केटर कर पा रहे हैं इंडिया में, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है. राइट। एंड फूड एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि डे इन डे आउट सबको जरूरत पड़ती है, बस प्रोवाइडेड आप थोड़े से सेंसिटिव होकर आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओ, जो कि आप कोशिश कर रहे हो. एंड मैं खुद कुछ चीजें ऑर्डर करने की कोशिश करूंगा इन नेक्स्ट वीक पॉसिबली. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दोज इनसाइट्स मैन. Thank you so much. Thank you so much for having me.